सो ऐसा है, हम लोगों ने कंपनी फॉर्मेशन के बारे में चर्चा किए थे। नेम रिजर्वेशन करना पड़ता है, प्रमोटर कौन होता है ये देखा था। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जो लिखा गया है इन प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में कि वो प्रमोटर है, या जो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, या फिर जिसके बोलने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। फिर वो नाम वगैरह रिजर्व करेगा एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेगा। 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। ये पूरी फाइलिंग होने के बाद अब हमारा काम खत्म हो जाता है। अब जो रजिस्ट्रार है ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसमें एक सिन नंबर होगा। सिन नंबर एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है हर एक कंपनी की। फिर हमको सब कॉपीज अपने पास मेंटेन करना है ओरिजिनल, क्योंकि हमने जितने भी चीज़ें फाइल किए सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है। मैंने आपको बताया था सब ऑनलाइन फाइलिंग होती है, तो आपके कोई भी फिजिकल कॉपीज फाइल नहीं होती, सब कंप्यूटर से फाइल होता है। तो इसीलिए ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपने ऑफिस में रखना पड़ता है। फिर अगर कोई झूठ बोलता है तो उस पर फ्रॉड की पेनल्टी लगती है सेक्शन 447 की। उसी प्रकार से अगर कंपनी बन गई तो सभी व्यक्ति पे लगेगी, प्रमोटर, पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं ये सब लोग। और कंपनी के साथ क्या किया जा सकता है, तो कंपनी के जो ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं फॉर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग चेंजेस इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जा सकती है, स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है, एंड सच अदर ऑर्डर्स एज ट्रिब्यूनल में डीम फिट, ये देखा था। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा हमने। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने देखा कि एक कंपनी जब बन जाएगी तो उसकी एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन मिल जाएगा, कॉमन सील रहेगी, ये सब हमने देखा। तो वो इसमें हम जो अभी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, हमको अभी सेक्शन 1 जो था ये एकदम बेसिक था, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है ना, इसमें हमने देखा था ये एक्ट किस किस को लगता है, कहाँ कहाँ पे लगता है, जिसमें हमने देखा था कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, फिर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये सब सेक्शन 1 में दिया है। तो इसको हम एप्लीकेबिलिटी बोलते हैं। एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, ये सब बताता है कि ये कहाँ तक के अपना एक्ट अप्लाई होता है। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 ये हम साथ साथ में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी होती है क्योंकि ये डेफिनेशंस बताता है। इसमें डेफिनेशंस बताई गई है हर चीज़ की, लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 बताता है कि कंपनी किस किस प्रकार की बन सकती है, काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कैसी कैसी बन सकती है ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 3 में, जो हमने थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पढ़ा था। एक सेक्शन और है सेक्शन 3A, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है और इवन मॉड्यूल में नहीं था, बट मैं आपको 3A के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे अपन। तो एक नया सेक्शन आया था, सेक्शन नंबर 3A। सेक्शन 3A क्या बोलता है? सेक्शन 3A बताता है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो गए तो क्या होगा। सो ये बताता है इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स। पहले ये आपके कोर्स में हुआ करता था पिछले साल तक, अभी हटा दिया है, बट इसको हटाने का कोई लॉजिक नहीं है, रहना चाहिए था ये सेक्शन। सो अगर मिनिमम नंबर से कम हो गए तो क्या होगा, ये लिखा है 3A में। पहले सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है। लाइक अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई है सेक्शन नंबर 3 में। बट ये लिखना भूल गए थे कि अगर इससे कम हो गया तो क्या होगा। फिर बाद में अमेंडमेंट किया और एक नया सेक्शन लाया गया, तो इसीलिए 3A नाम दिखता है उसका, क्योंकि ये नया सेक्शन है, बीच में लाया गया है। इसके बाद ऑलरेडी सेक्शन नंबर 4 है, आप सेक्शन नंबर 4 को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 3 के बाद एक नया सेक्शन 4 लाए और जो अभी 4 था उसको 5 कर दिए, उसके बाद 6, तो वैसा करेंगे तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब भी कोई नया सेक्शन बीच में लाते हैं तो उसमें ऐसा 3A 3B इस प्रकार से दिखेगा आपको। सो 3A में बताया मिनिमम नंबर से कम हो गए तो क्या होगा। जैसे समझो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके चाहिए मिनिमम 7 मेंबर्स,
अब हम 7 मेंबर्स ने एक कंपनी चालू किए थे। मैं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दीपिका, कियारा, फिर शाहरुख शाहरुख भी जुड़ा हुआ था इसमें, सलमान, फिर कैटरीना, और बहुत सारे लोग, दीपिका, सब लोग जुड़े हुए थे। हम लोग 7 लोग थे, मान लो इसमें 7 मेंबर्स थे। अब 7 मेंबर्स थे और ये पब्लिक कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 मेंबर्स चाहिए हमको। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 2 मेंबर्स की डेथ हो गई। यहाँ पे कैटरीना और दीपिका, ये दोनों की डेथ हो गई, तो ये दोनों गचक गए। अब इन लोग के डेथ के बाद, एग्जाम्पल है, एक तो ये होता है कि दूसरे लोग इसके जगह पे आ जाएंगे, इन्होंने नॉमिनेशन किया होगा, इनके शेयर्स दूसरे किसी को मिल जाते हैं। बट मान लो इन्होंने नॉमिनेशन मेरे ही नाम से किया था, इन्होंने बोला था कि हमारी डेथ के बाद हमारे पूरे शेयर्स शर्मा जी को प्राप्त होंगे। अब मुझे पूरे शेयर्स मिल गए, अल्टीमेटली अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह गए, क्योंकि ये 2 की डेथ हो गई और इनके शेयर्स भी मुझे मिल गए, तो यहां पे अब बचे 5 मेंबर्स। लेकिन हमारा रूल बोलता है पब्लिक कंपनी में चाहिए 7 मेंबर्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक टाइम मिलता है, टाइम लिमिट दी है 6 मंथ्स की। इस 6 मंथ्स में हमको 2 मेंबर्स को जोड़ लेना है। अगर हम 2 मेंबर्स को जोड़ लेते हैं तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो 6 महीने का टाइम है, उसमें हमने 2 मेंबर्स को जोड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं जोड़ा और हम बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं 6 महीने के बाद भी, तो इसके बाद जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे 5 मेंबर्स है, अगर हमने नहीं जोड़ा, इफ 2 मेंबर्स आर नॉट एडेड, देन हर मेंबर will be personally liable। तो सब मेंबर्स की लाइबिलिटी पर्सनल हो जाएगी, यहां पे फिर हर व्यक्ति से पैसा रिकवर किया जा सकता है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट था वो लगना खत्म हो जाता है। इसके बाद सबकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी चालू हो जाएगी, अगर हमने बढ़ाए नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स तो। पिछले एक्ट में लिखा हुआ था, ये एक्ट में इन लोगों ने लिखना भूल गए थे ये चीज, तो इन्होंने बाद में अमेंडमेंट लाया और फिर अमेंडमेंट के बाद ये वाला सेक्शन लिखा गया। ठीक है, सो इसकी एक्चुअल वर्डिंग्स आपको मैं एक काम करूंगा, सर्कुलेट कर दूंगा, तो आप वो एक बार लिख लेना, टेलीग्राम के थ्रू मैं भेज दूंगा, तो आप वो नोट डाउन कर लेना। वैसे समझने के लिए इतना सफिशिएंट है और आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं अगर कभी आया तो, बट चांस कम हो जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हटा लिया है। जबकि होना चाहिए था, सिंपल सा सेक्शन है तो रहना चाहिए था, बट यहाँ से हटा दिया। इंटर में अभी है, इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज़ें। और वैसे एक्चुअल वर्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम टाइप की चीज हम एलएलपी में भी देखेंगे। एलएलपी में सिमिलर टाइप का एक सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये है, तो ये 3A नाम का एक सेक्शन है जिसमें बताया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 4 किसकी बात करता है, तो सेक्शन नंबर 4 बताता है यमओयू के बारे में। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है, ये लिखा है यमओए में। मोए 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 है। फिर सेक्शन नंबर 5 ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें क्या लिखा होता है। ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी है जिनके ऊपर हमको चर्चा करना है। फिर एक सेक्शन नंबर 6 है, अगेन ये भी आपके बुक में से हटा दिया है। सेक्शन नंबर 6 बोलता है अगर कभी कोई एक्ट में कोई चीज लिखी हुई है और एमओए में कुछ अपोजिट लिखा है, तो आपको हमेशा एक्ट को फॉलो करना है एमओए के सामने, यानी एक्ट विल बी सुपीरियर टू एमओए। एंड इसी में लिखा है कि एमओए विल बी सुपीरियर टू एओए। अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा है और एमओए में उसके अपोजिट लिखा है तो आपको एमओए फॉलो करना है, एओए को फॉलो नहीं करना है। आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स, एमओए ये सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट। वैसे एक्ट इज द मोस्ट सुपीरियर थिंग, सबसे ऊपर एक्ट है। अगर एक्ट में और एमओए में कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो यू विल नॉट फॉलो एमओए, यू विल फॉलो द एक्ट।
ठीक है, तो ये लिखा है सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 7 जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसमें दिया हुआ है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फाइल करना है। वो 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स एंड विटनेस, देन डिक्लेरेशन, 2 प्रकार के डिक्लेरेशन है, एक रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, हमने सब रूल्स फॉलो किए जो कि प्रोफेशनल और फर्स्ट डायरेक्टर्स देते हैं। दूसरा डिक्लेरेशन कि हम लोग पिछले 5 साल में गिल्टी नहीं पाए गए एंड जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो सब ट्रू एंड करेक्ट है टू आवर बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव, सो ये देना पड़ता है। फिर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, 4th डॉक्यूमेंट। 5th डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, जैसे आधार, पैन, नेम वगैरह ये सब चीज़ें। फिर 5th डॉक्यूमेंट 6th डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जिसमें हम उनके भी पूरे आधार, पैन ये सब देते हैं एंड अगर डिन नंबर है तो वो भी हम फाइल करते हैं साथ में। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट होता है इंटरेस्ट एंड कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, कि वो लोग डायरेक्टर्स बनने को तैयार है। सो ये 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं। फिर सेक्शन 7 में लिखा है कि रजिस्ट्रार ये डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए रजिस्ट्रेशन कर लेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, उसमें लिख लेगा पूरी डिटेल एंड ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ये सर्टिफिकेट इशू करके उसमें एक सिन नंबर दिया जाता है, वो सिन नंबर एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है एंड उसमें जो डेट लिखी होगी उस दिन से कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, एंड उस दिन से ही फिर उसको पूरा बॉडी कॉर्पोरेट के पावर्स मिलेंगे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, फीचर्स। सो ये लिखा हुआ है सेक्शन 9 में। सो सेक्शन 9 बताता है इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी जो फीचर्स निकल के आते हैं वो एक्चुअली सेक्शन नंबर 9 से आते हैं। सेक्शन नंबर 8 किसकी बात करता है? तो सेक्शन नंबर 8 बोलता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं उसके बारे में बताया सेक्शन 8 में। सो वो भी इनकॉर्पोरेशन ही है बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज का। एंड सेक्शन नंबर 10 बताता है बाइंडिंग इफेक्ट्स ऑफ MOA AOA। पहले हम MOA AOA समझते हैं, फिर ये सेक्शन 10 वगैरह के ऊपर चर्चा करेंगे। सो अभी हम मेन जो सेक्शन है MOA का ये देखेंगे, MOA क्या है ये समझेंगे, AOA क्या है ये समझेंगे, इनके ऊपर डॉक्ट्रिन्स हैं वो भी हमको समझना है। MOA AOA के ऊपर कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं। डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है कुछ रूल्स। सो कुछ रूल्स बताए गए हैं इसके द्वारा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट। सो ये सब चीज़ें हमको समझना है, ठीक है। सो अभी पहले MOA AOA समझते हैं, फिर डॉक्ट्रिन्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं MOA और AOA से। सो क्या होता है जब भी कंपनी का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया ये लोग रहेंगे जिन लोग कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। ये गरबा खेल रहे हैं नहीं, ऐसे ग्रुप में खड़े हैं बस। इनको हम नाम देते हैं सब्सक्राइबर्स। इन लोग सबके यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करते हैं नहीं, वो नहीं। अब ये क्या करेंगे, जब ये कंपनी का निर्माण करेंगे ना, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का क्रिएशन होता है कंपनी बनने के पहले। एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं मुआ या मोये, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्यार से बोलेंगे यमो ये। सेक्शन नंबर 4 इसकी बात करता है। अब ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको हम चार्टर भी बोलते हैं, चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि इसके बेसिस पे ही कंपनी का निर्माण हुआ है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें रहता क्या है, क्या क्या चीजें लिखी होती है। सो इसमें सबसे पहले तो लिखा होगा कंपनी का नाम क्या है। सो इसमें कुछ गिनती के क्लॉजेस होते हैं। पहला क्लॉज होता है इसमें कि नेम ऑफ द कंपनी क्या है वो लिखा होगा, नेम क्लॉज बोलते हैं इसको हम।
सो इसमें लिखा होगा, एक लाइन का क्लॉज होता है, फर्स्ट क्लॉज नेम क्लॉज। जैसे आप कैप्स का एमओए अगर उठा के देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट लिखा होगा, द नेम ऑफ द कंपनी इज कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। सो बस एक लाइन का ये क्लॉज होता है। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से खत्म होता है, और पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड होता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी को एक एक्सेप्शन अप्लाई होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी अगर प्राइवेट भी होगी तो वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करती है, सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करती है। सो ये चीज भी एमओए में दी हुई है। तो एमओए का जो सेक्शन है, सेक्शन 4, उसमें दिया हुआ है। फिर सेकंड जो क्लॉज होता है, आरओ क्लॉज। आरओ या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, या इसी को हम डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं, सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं। सो आरओ का मतलब होता है, एक मशीन होती है जिससे पानी साफ होता है, उसको हम बोलते हैं आरओ। हाँ, वो भी होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं। यहाँ पे आरओ मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसमें स्टेट लिखा होगा, सिंपली स्टेट मेंशन होता है कि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पूरा एड्रेस नहीं दिया होता, सिर्फ स्टेट लिखना पड़ता है उसमें। सो इट विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में बनी है कंपनी, दिल्ली में बनी है, तो उसमें लिखा होगा आरओ विल बी सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। सो इस प्रकार से जो भी स्टेट है वो स्टेट का नाम लिखा होता है। फिर थर्ड क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि इसी में सब चीज लिखी होती है। बाकी आप देखोगे बाकी के क्लॉजेस जो है ना, एक एक लाइन के होते हैं। जैसे नेम क्लॉज एक लाइन का है, नेम ऑफ द कंपनी विल बी कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। आरओ क्लॉज एक लाइन का रहेगा, उसमें लिखा रहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज भर भर के लिखा होता है, तो 20-20, 25-25 पेजेस में ऑब्जेक्ट क्लॉज जाते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज लिखना जरूरी होता है। अगर आपने कोई चीज नहीं लिखे तो कंपनी वो कार्य कर ही नहीं सकती। सो उसमें इवन छोटी छोटी बातें लिखना पड़ता है कि कंपनी वाइंड अप हो सकती है। अगर आपने नहीं लिखा तो कंपनी वाइंड अप भी नहीं हो पाएगी। अगर वाइंडिंग अप करना है तो पहले आपको ऑल्टरेशन करना पड़ेगा एमओए का, फिर वाइंडिंग अप होगा। उसमें इवन अमलगमेशन है तो लिखना पड़ता है कि कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो सकती है। तो एक एक छोटी छोटी पॉइंट लिखे होते हैं, अगर उसमें आपने कोई पॉइंट नहीं लिखा तो वो कार्य नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट क्लॉज को दो हिस्से में विभाजित किया जाता है, एक मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, दूसरा अदर ऑब्जेक्ट्स या एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। सो एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स में ये सब दिया रहेगा कि अमलगमेट हो सकती, वाइंडिंग अप हो सकते, डोनेशंस वगैरह दे सकते, ये सब चीजें उसमें लिखी होगी। और मेन ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं ना, उसमें एकदम टू द पॉइंट लिखा होगा। जैसे हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि कंपनी ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकती है, खरीदी बिक्री कर सकती है। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ। सो दवाइयाँ खरीद बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें मेन ऑब्जेक्ट्स में लिखी होगी। और हर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। अगर कोई पॉइंट लिखना भूल गए तो वो कार्य नहीं कर सकते। सो हमको वो स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कोई भी कंपनी के केस में। जैसे अगर आप अपोलो टायर्स का एमओए उठाओगे, उसमें लिखा होगा कि कंपनी टायर में डील करेगी, टायर की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल, परचेज, ये सब काम करेंगे। सो अगर टायर लिखा है तो टायर का ही काम कर सकते हैं, वही बिजनेस कर सकते हैं, वो दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। वो बैटरीज खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकते। सो उनका काम अगर टायर्स बेचने का है तो टायर्स का ही काम करेंगे। अगर उनको बैटरीज का काम करना है तो फिर वैसा लिखना पड़ेगा उनको। सो ऑब्जेक्ट्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा होता है वही काम किया जा सकता है। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऑब्जेक्ट्स क्लॉज बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। जैसे कैब्स का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम लोग टीचिंग का काम करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बुक्स वगैरह सेल करना, बैग्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हमको लिखना पड़ता है उसमें। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत ध्यान से बनाया जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि हर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज और नेम क्लॉज मैच हो, यानी ऑब्जेक्ट नेम में आए, ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे अपोलो टायर्स लिमिटेड में ऑब्जेक्ट आता है नेम में, सो उसका नाम लिखा है अपोलो टायर्स लिमिटेड, तो टायर्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये अगर नाम में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर आपका मेन ऑब्जेक्ट वही होना चाहिए। लेकिन अगर नाम में ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर आप कोई भी मेन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सो उसका मेन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता।
जैसे कैप्स लर्निंग है तो लर्निंग एक ऑब्जेक्ट हो गया, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे टीचिंग वगैरह से रिलेटेड ही मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन टाटा सन्स लिमिटेड है तो टाटा सन्स का मेन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो सन्स यानी उनका बिजनेस नहीं है, सन्स खरीद रहे बेच रहे, सो टाटा सन्स लिमिटेड यानी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेम्स है। ठीक है, तो हर प्रकार की कंपनी होती, ब्रिटानिया है, अब वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आईटीसी है, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जानबूझ के उसका नाम आईटीसी करना पड़ा, पहले इंडियन टोबैको कंपनी था। लेकिन उसका फिर नाम में ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब टोबैको है तो उसको सिर्फ टोबैको ही बेचना चाहिए फिर, और इसीलिए फिर उनको नाम बदलना पड़ा, तो उन्होंने नाम फिर आईटीसी किया है। अभी उसका नाम आईटीसी लिमिटेड है, अभी इंडियन टोबैको कंपनी या इंपीरियल टोबैको कंपनी नहीं रह गया। नाम इसीलिए बदलना पड़ा क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट उन्होंने चेंज कर चुके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अब उनके, लेकिन अगर आपका मेन ऑब्जेक्ट अभी भी नाम में टोबैको रहेगा तो तकलीफ होगी, इसीलिए उनको नाम बदलना पड़ता है फिर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत ध्यान से बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही हमको समझ में आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्टिविटीज, रेंज या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, कि कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। रेंज यानी एक दायरा, स्कोप का मतलब भी होता है दायरा। तो स्कोप यानी जैसे अपन समझो पबजी खेल रहे हैं, स्कोप बड़ा मिलता है, अपन उठा लेते हैं और लगा लेते हैं अपन बंदूक में, तो उससे क्या होता है, एक दायरा बढ़ जाता है, आपको ज्यादा दूर तक देखने मिल जाता है। एकदम 8x मिल गया तो तबाही हो गई, वो सामने बिल्डिंग पे व्यक्ति को भी उड़ा देंगे अपन। सो स्कोप का मतलब ये दायरा, तो स्कोप यानी आप रेंज जो है कहां तक के जा सकते हैं, तो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज में कंपनी क्या क्या कर सकती है ये लिखा होगा, उसका कितना दायरा है, उसके बियॉन्ड वो कार्य नहीं कर पाएगी, सिर्फ उतने ही कार्य कर सकते हैं जितना उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्राफ्ट किया जाता है। इसमें रेंज ऑफ एक्टिविटीज या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बताई जाती है। फिर इसमें एक रहता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी कैसी रहेगी कंपनी की, कंपनी के मेंबर्स की, जैसे लिमिटेड है तो लिमिटेड में फिर लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ये चीजें लिखी होगी। उसमें लिखा होता है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल बी लिमिटेड बाय शेयर्स। लाइबिलिटी क्लॉज सिंपल, अगेन एक दो लाइन का रहेगा वो। फिर अगला जो रहता है दैट इज कैपिटल क्लॉज, ये भी एक लाइन का होगा। इसमें लिखा होगा व्हाट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी रेज्ड, पिछली क्लास में बताया था मैंने, जिसको हम रेज कर सकते हैं, भले ही अभी उतना रेज करें या ना करें, बट मैक्सिमम कितना रेज कर सकते हैं वो इसमें लिखा होता है, और इसके ऊपर से हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं। और लास्ट होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, या इसी को एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं। इसमें सब लोग साइन करते हैं, सबका नाम लिखा होगा, एड्रेस वगैरह, ऑक्यूपेशन, ये सब लिखा होगा, और फिर आखिर में इन लोग ने साइन किया होगा। एक एमओए होगा तो बता देता हूं आपको, बट है क्या पता नहीं मुझे, डाउनलोड करना पड़ेगा नहीं तो। कोई कंपनी का एमओए पहले था मेरे इसमें लैपटॉप में, बट अभी शायद नहीं है। नहीं है। ठीक है, एमओए खैर पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, सो अभी नहीं है, मैं एक बता दूंगा आपको कौन सा एमओए, कोई भी एक एमओए आपको दिखा दिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। नहीं तो आप एक्ट में फॉर्मेट तो देख ही सकते हैं, मैंने आपको एक्ट बताया था एक बार, एक्ट में फॉर्मेट होते हैं आखिर में। इसमें आखिर में शेड्यूल्स दिए हैं, शेड्यूल 1 में फॉर्मेट बताया है एमओए ये का, ये शेड्यूल 3 है, ये है एमओए का फॉर्मेट, ये एओए का है, टेबल एफ है ये देखो। एमओए जो होता है इसमें शेड्यूल 1 टेबल ए,
इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है नेम क्लॉज, द नेम ऑफ द कंपनी इज, या नाम लिखा रहेगा, ये फॉर्मेट है एक सिंपल। सेकेंड क्लॉज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर ऑब्जेक्ट्स, जो मेन ऑब्जेक्ट्स है वो लिखे होंगे, और फिर दूसरा अदर ऑब्जेक्ट्स नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो जुड़े हुए बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा डीप में होता है। बाकी के क्लॉजेस अगेन एक एक लाइन के रहेंगे। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है एंड लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। फिर फिफ्थ में शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज कितना है, जैसे 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इंटू 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, इस प्रकार से लिखा रहेगा। फिर सिक्स्थ वाला जो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें जो भी व्यक्ति है वो लोग एग्री करते हैं कि हम साइन करने को तैयार हैं और हम डिजायरस है ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, और वो लोग फिर अपना अपना नाम लिखते हैं, फिर ये क्या बिजनेस कर रहा है, ऑक्यूपेशंस वगैरह लिखा होता है, एड्रेसेस वगैरह, कितने शेयर्स वो ले रहा है उसकी साइन रहेगी, और एक विटनेस होगा जो इस पे साइन करता है। आजकल ये सिग्नेचर फिजिकली नहीं होती, आजकल डिजिटल सिग्नेचर से साइन की जाती है। ठीक है, वैसे ही दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे जितने भी लोग रहेंगे, अब 7 इसमें बताया है, पब्लिक कंपनीज में 7 होते हैं क्योंकि मिनिमम आपके 10-12 लोग भी हो सकते हैं सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सो जैसे कैप्स के केस में हम लोग 11 सब्सक्राइबर्स हैं, सो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसा भले प्राइवेट कंपनी है 2 तो मिनिमम है, हमने 11 सब्सक्राइबर्स रखा है तो वो भी चलता है। ठीक है, सो ये सब्सक्राइबर्स है। जब ये लोग कंपनी बन जाएगी तो इसके बाद बन जाएंगे ये लोग दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं ये। ठीक है, फिर ये एक जो व्यक्ति इस पे साइन करता है कि हाँ मेरे सामने साइन किया है, हाँ सॉरी ये वो नहीं है, ये ऊपर है वो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा उस केस में जब ओपीसी है, ये वैसे ये भी लगेगा ओपीसी में, एप्लीकेबल इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी कंपनीज में नहीं लगते। क्या लगता है तो मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बोला था कि ओपीसी में जब हम एमओए बनाते हैं उसमें एक व्यक्ति का और नाम लिखा होता है जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं, तो वो इसके बाद लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद नॉमिनी भी होगा, लेकिन हर कंपनी में नहीं, सिर्फ ओपीसी में रहेगा वो। ठीक है, तो ओपीसी में नॉमिनी का नाम भी मेंशन्ड होता है। ठीक है, और इसको बदलेंगे तो नॉमिनी बदलने के टाइम एमओए बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये भी देखे थे अपन ने, याद है क्या, ऐसा पढ़े थे अपन ने कि नॉमिनी का नाम होता है ओपीसी के केस में। ठीक है, सो ये रेंज ऑफ एक्टिविटीज बताता है या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बताता है, इसके बियॉन्ड कंपनी काम नहीं कर सकती, जितना काम इसमें लिखा है कंपनी उतना ही काम कर सकती है। और इसीलिए ये यूजफुल किस किस के लिए है, तो इट इज यूजफुल फॉर 2 जनों के लिए काम का है। पहला प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जैसे मैं अगर कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कंपनी क्या काम करती है, तभी मैं वो सोच समझ के देख के पैसा लगाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे समझेगा कंपनी का आगे भविष्य में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। जैसे समझो अगर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं तो मैं एमओई देख के पता कर सकता हूं कि इनको इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। जैसे पेंट की कंपनी है, अब एशियन पेंट्स में खरीदूंगा तो उसमें लॉस होगा अगर क्रूड बढ़ेगा तो, क्योंकि क्रूड उनका रॉ मटेरियल होता है। ऐसा सोच समझ के हमको पैसा लगाना पड़ता है। तो वो कैसे पता लगेगा क्या काम है, क्या चीज करते क्या नहीं करते, तो एमओए में लिखा होता है। जैसे टीसीएस है, अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो वहां पे टीसीएस जैसे शेयर्स खरीदना पुराएगा आपको। टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, जिनकी इनकम होती है डॉलर्स में, लेकिन जो लोग खर्चा करते हैं डॉलर्स में उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा पैसे देके उनको $1 मिलेगा। तो इसीलिए हम पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो इसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। एमओए में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको देख के समझ के हम डिसाइड करते हैं। एंड दूसरा ये यूजफुल है फॉर द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स यानी जो लोग कंपनी से डील करना चाहते हैं। किस चीज के लिए, आउटसाइडर्स को पता होना चाहिए कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट्स देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी कुछ कार्य नहीं कर सकती, हमने नहीं लिखा है एमओए में, और कोई व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो इसमें उसको कोई राइट्स प्राप्त नहीं होते, ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं। जैसे समझो हमने पार्टनरशिप करेगी कंपनी, ये लिखा ही नहीं, हमने पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है उसमें, और एक मिस्टर एक्स है वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेता है,
अगर पार्टनरशिप कर भी लिया तो इसमें कोई राइट्स क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट्स में लिखा ही नहीं था। जो थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स हैं, जो लोग कंपनी से डील करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पहले मेमोरेंडम समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं लिखी है तो कंपनी वो नहीं कर सकती, इट इज वॉइड एब इनिशियो, एंड आउटसाइडर्स उससे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वॉइड है। और इवन अगर पैसा हमने ले भी चुका है तो वो भी वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट्स में रेस्टिट्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं। मेमोरेंडम जो होता है इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि ये पता रहना चाहिए आउटसाइडर्स को, तो कब पता लगेगा? जब उनको अधिकार है ये देखने का। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब ही होता है कि एनी पर्सन फ्रॉम द जनरल पब्लिक कैन इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। सो वो देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो आपको भी अगर कोई भी कंपनी के एमओए देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, एकदम फ्री नहीं है, आपको आरओसी की वेबसाइट पे जाके 50 रुपए की फीस पे करना पड़ता है और आपको उसके पूरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे। फिर इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, बोला गया है इट शुड बी प्रिंटेड। प्रिंटेड होना चाहिए हमेशा। सिर्फ रिटन भी नहीं, प्रिंटेड होना चाहिए। फिर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। एक के बाद एक नंबरिंग रहेगी हर एक क्लॉज की। जैसे ऑब्जेक्ट में भी हमने लिखे हैं तो ऐसा भर भर के नहीं लिखेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नंबर 1 2 3 4 ऐसा पूरा एक एक पैराग्राफ वाइज डिवाइडेड होगा और हर पैराग्राफ को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देंगे हम। कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। एक के बाद एक नंबरिंग रहेगी, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से नंबरिंग रहेगी हर क्लॉज की। ठीक है, इसके और भी चीजें बताई गई हैं, लाइक इसका फॉर्मेट जो एग्जाम में पूछेंगे नहीं बट मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मेट में शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो एक रिटन प्रिंटेड तो ठीक है बट इसके लिए शेड्यूल बताया हुआ है। तो टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। शेड्यूल 1 जो अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, वो शेड्यूल 1 में दिया है। इसमें एमओए के भी फॉर्मेट है और एओए के भी फॉर्मेट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। किस प्रकार की कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो उसमें एमओए का टेबल ए लगता है। इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल बी लगता है। थर्ड, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल तो टेबल सी लगता है। फोर्थ, अनलिमिटेड एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल टेबल डी। और फिफ्थ, अनलिमिटेड एंड हैविंग शेयर कैपिटल टेबल ई। ऐसे फॉर्मेट्स हैं, ये दिया है कि आपको एक बार देख लेते हैं। नहीं दिए होंगे तो भी इतना लिख लेना, वैसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ दिए हैं, ए बी सी डी ई। फॉर्मेट्स दिए हैं। और वैसे ही एओए के भी फॉर्मेट है। एओए के ऊपर अभी हम चर्चा करना बाकी है अभी, बट बता देता हूँ। एओए में जो फॉर्मेट बताए हैं इसमें बोला है कि इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो टेबल एफ लगता है। इसीलिए आपको अकाउंट्स में कई बार जिक्र आता है टेबल एफ का। आपने देखे होंगे कॉल्स करना है तो एज पर टेबल एफ होना चाहिए। टेबल एफ क्या है? वो आर्टिकल्स का फॉर्मेट है। ठीक है, फिर जी एच आई जे, थोड़ा इन्होंने कानून बनाते वक्त गड़बड़ कर दिए। ए बी ऐसा आ रहा है तो एफ जी आना चाहिए था, बट इन्होंने फॉर्मेट में उल्टा दे दिया। पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का बता दिया, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल बता दिया जी। थोड़ा आगे पीछे हो गया, एच आई जे। तो ठीक है, लेकिन अब वो चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज करेंगे तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए गलती हो गई कानून बनाते वक्त, बट अब वैसे ही चल रहा है।
तो होता है कभी कभी कानून बनाने वाले भी गलती करते हैं, क्योंकि इंसान ही बनाते हैं वो भी चीज़, सो इंसानों से गलती होती है। वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि कानून को बहुत डीप में समझा जाता है बनने के पहले, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट्स देते हैं, बट फिर भी हो गई गलती तो हो गई, ठीक है। सो ऐसा है, इतना पढ़ लेते हैं, फिर एओए के बारे में मैं बताता हूं आपको। सो एमओए पेज नंबर 19.27 पे। अब एमओए को डिफाइन बहुत ही बेकार ढंग से किया है, बोला है एमओए मीन्स एमओए ऑफ द कंपनी, बस उतना ही बताया है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो एमओए मीन्स एमओए, बस इतना बोला है। सो एमओए ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है, तो हाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स द बेसिक कंडीशंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, नेमली नेम ऑफ द कंपनी लिखा होगा इसमें, place of registered office of the company, the objects within which it can operate, nature of liability of its members, capital structure, और last में subscription. Having regard to these basic conditions, it is also described as charter of the company or constitution of the company. It defines as well as confines the powers of the company. कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। अगर इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि ये पावर्स ऑफ द कंपनी है, तो ये भी गलत नहीं होगा कि कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, व्हाट आर द थिंग्स विच आर विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाट आर बियॉन्ड द पावर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पावर्स को डिफाइन करती है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं। सो वही दिया है, डेफिनेशन कोई काम की नहीं, क्योंकि कुछ समझाती नहीं। डेफिनेशन बोलती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or under this act. So memorandum को define किया है, memorandum is the memorandum of association of company as originally framed or as altered from time to time. लेकिन ये definition satisfactory नहीं है, क्योंकि ये हमको बताती ही नहीं कि memorandum है क्या, और इसीलिए हम define करते हैं इसको as a basic document. It states positively the range of activities of the company and what the company can do, and it also states negatively the limitations of the powers, that is what the company cannot do. The memorandum must be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, and signed by the subscribers, 7 in case of public company, 2 in case of private company, and 1 in case of OPC, in the presence of at least one witness who shall attest the signature. ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो मैंने बताया दो ऑब्जेक्ट है। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट विथ फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैनॉट गो। द पर्पज ऑफ मेमोरेंडम इज टू फोल्ड, टू एनेबल द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए, to know the purpose for which the money is going to be used and what risk they are taking in making the investment, and दूसरा to inform the outsiders dealing with the company as to what is the permitted range of activities in which it may lawfully engage. A company cannot depart from the provisions contained in memorandum. मेमोरेंडम में जो लिखा है उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकते। हाउएवर इंपेरेटिव, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मे बी द नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर्स कन्फेस्ड ऑन इट बाय द मेमोरेंडम। सो जितना लिखा है, जैसे लिखा है कंपनी टायर्स बेचेगी तो टायर्स ही बेच सकती है, वो फिर बैटरीज खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। हाँ, अपने ऑफिस वगैरह के लिए बैटरी ले रहे हैं वो अलग बात है, बट बिजनेस नहीं कर सकते वो चीज का। जैसे ऑफिस में इन्वर्टर लगा है उसकी बैटरी वो ले सकते हैं। जैसे कैब्स में भी हम लोग को मेन एम क्या है हमारा, तो टीचिंग का, लेकिन हमको भी अब टीवी खरीदना था तो वो सब कर सकते हैं हम, लेकिन उसका बिजनेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। So it cannot enter into any contract or engage in any trade or business which is beyond the powers conferred by its memorandum. अगर वो करती भी है, if it does so, it would be ultra vires the company and void. ये आगे हम पढ़ेंगे doctrine of ultra vires. अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है पावर्स। तो इसकी अलग से हमको डॉक्ट्रिन पढ़ना है। फिर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया,
The memorandum of association is a public document which can be inspected by anybody in the office of the registrar of companies. ROC से आप मंगा सकते हैं. Every person dealing with the company, अब ये भी हम अलग से पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, जो भी कंपनी से डील कर रहा है, इज प्रिज्यूम टू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इट्स कंटेंट. मान लिया जाता है उसको पता है कि क्या लिखा है कंपनी के मेमोरेंडम में, क्या नहीं लिखा है. आउटसाइडर्स आफ्टर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम कैन नो वेदर द कॉन्ट्रैक्ट विच दे विश टू मेक इज विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. मॉडल फॉर्म्स जो बताए गए हैं, शेड्यूल 1 बताता है टेबल ए इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बी सी है गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, डी अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ई अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल. ठीक है, तो ये पूछे नहीं गए आज तक कभी टेबल्स वगैरह, तो आगे भी चांस कम है, बट फॉर्मेट अलग अलग बताए हैं हर प्रकार की कंपनी के. क्या एक माइनर सब्सक्राइब कर सकता है एमओए को? तो आंसर इज नो. अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, तो इसका आंसर है नो. थ्रू इट्स एजेंट, एक कंपनी जरूर कर सकती है. कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम. तो कंपनी कर सकती है दूसरे कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब, बिकॉज इट इज अ सेपरेट पर्सन. हाउएवर माइनर नहीं कर सकता, बिकॉज एज ही होना चाहिए. माइनर कैन नॉट बी सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम एज ही, तो ये एज होना चाहिए और ये ही होना चाहिए. इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और शी नहीं होना चाहिए, एज ही होना चाहिए. ठीक है, ये सब वो ऑटो करेक्ट एरर है. आजकल कंप्यूटर्स ज़्यादा ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गए हैं, सो एआई है, ये सब चल रहा है. ठीक है, 1.5 शाइने हो गए कंप्यूटर्स. अपन सही भी लिखते हैं, फिर से वो गलत कर देगा, अपन फिर सही करेंगे फिर गलत कर देगा, होता है. ठीक है. इफ अ गार्डियन से ए ऑफ अ माइनर एम subscribes to the memorandum on minor's behalf, then he will be deemed to have subscribed in personal capacity. तो माइनर के बिहाफ पे सब्सक्राइब नहीं हो सकता. अगर किसी ने साइन किया भी है तो ही इज पर्सनली लायबल. ठीक है, सो ऐसा है. अब मेमोरेंडम में क्या क्या होता है? तो मेमोरेंडम शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, नेम क्लॉज, जो कि लिमिटेड वर्ड से खत्म होगा पब्लिक कंपनी में एंड प्राइवेट लिमिटेड से खत्म होगा प्राइवेट कंपनी में. क्लॉज अप्लाई नहीं होता टू कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8. इन सिंपल वर्ड्स, कंपनीज सेक्शन 8 में आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं होती. फॉर द कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, द नेम शैल इंक्लूड द वर्ड्स, उसमें लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के बदले अलग नाम यूज होते हैं. जैसे फाउंडेशन, मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक एसोसिएशन बनाया, सेक्शन 8 में रजिस्टर किया है और उसका नाम रखा है बीइंग इंसान फाउंडेशन. अब ये जो है बीइंग इंसान फाउंडेशन, ये भी एक कंपनी है, बट ये लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करेगी, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड. ये ऐसे वर्ड यूज करेगी, फाउंडेशन हो गया, फेडरेशन, चेम्बर्स, क्लब्स, ऐसे अलग अलग नाम. जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, सो ये भी एक्चुअल में रजिस्टर्ड एक कंपनी है, रिलायंस फाउंडेशन, बट ये कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है? तो सेक्शन 8 में, इसीलिए लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होता. ईशा योगा फाउंडेशन हो गया, सो ये सब क्या है? ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज है. तो ये लोग अलग नाम यूज करते हैं, लाइक फाउंडेशन, जैसे सीए फाउंडेशन हो गया, नहीं वो अलग हो गया, तो वो अलग चीज है. तो फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेम्बर्स, जैसे चेम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ऐसे कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द लाइक. एमसीए ने नोटिफाई किया था, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में द वर्ड मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड, द नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड. ठीक है, सो वहां भले ही वो प्राइवेट कंपनी होगी तो भी नाम लिमिटेड वर्ड से खत्म होगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी में भले ही प्राइवेट है बट प्राइवेट लिमिटेड यूज नहीं करते, सिर्फ लिमिटेड यूज करते हैं. वैसे ही ओपीसी में आपको ओपीसी लिखना पड़ेगा, सो साथ में ओपीसी भी लिखा होगा. फिर दूसरा क्लॉज होता है आरओ क्लॉज. सो एमओए शैल स्टेट द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड. उसमें सिर्फ स्टेट होता है, पूरा एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती. फिर ऑब्जेक्ट्स, एमओए शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी
for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof. फिर liability clause, MOA shall state the liability of members of the company, whether limited or unlimited. It shall also state, in case limited by shares, that the liability of members is limited to unpaid amount of shares held by them. And in case the company is limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute to the assets of the company, ये अलग बुलेट होना चाहिए, so ये इसके अंदर है, तो ये फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, सेकेंड. So to the assets of the company in the event of its being wound up and to the cost, charges and expenses for winding up and for adjustment of rights among contributories. So गारंटी में ये लिखा होगा कि जब वाइंड अप होगी तब हम इतना पैसा लेके आएंगे एसेट्स या खर्चे के लिए, ये लिखा होगा. एंड अगर अनलिमिटेड है तो उसमें सिंपली लिखा होता है लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. अगला क्लॉज जो है इसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज. इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा होता है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो लिखा होगा. विच होना चाहिए, which the subscribers to memorandum have agreed to take, indicated opposite their names, which shall not be less than 1 share. कम से कम एक शेयर तो लेना पड़ेगा. Company not having share capital need not have this clause. And last में होता है subscription clause. MOA shall state the desire of subscribers to be formed into company. MOA conclude होता है with the association या subscription clause. Every subscriber to memorandum shall take at least 1 share and shall write against his name the number of shares taken by him. In the case of OPC, the name of person who in the event of death of subscriber shall become member shall also be mentioned. यानी इसी को हम बोलते हैं नॉमिनी. अदर कंटेंट्स, ये जो ऊपर बताए गए हैं ये सब कंपलसरी कंडीशंस है. इसके अलावा आप चाहें तो अपने तरफ से कुछ कंडीशंस लिख सकते हैं. So in addition to these, memorandum may contain, चाहे तो, other provisions, for example, rights attached to various classes of shares. MOA cannot contain anything against act. तो मैंने बताया आपको सेक्शन 6 पूरा नहीं है, बट सेक्शन 6 ये एक पार्ट, ये एक्चुअली सेक्शन 6 का ही वर्डिंग है. मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. दैट मीन्स अगर कुछ कॉन्ट्ररी जा भी रहा है तो भी act will always prevail the MOA. So if it does, the same shall be devoid of any legal effect. Also, all other documents of company must comply with the provisions of memorandum. ठीक है, तो ये सेक्शन 6 में लिखा है और मेमोरेंडम इज सुपीरियर देन आर्टिकल्स. सो ऐसा है. हाँ, यहां तक अब कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. फिर आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, फिर डॉक्ट्रिन के ऊपर चर्चा करेंगे. क्या हो गया? ऐसे डरो मत, पूछ लिया करो कुछ है तो. एक मिनट. तो 12 तक ही था ना, फिर अभी आपका टेस्ट है. फिर अपन कंटिन्यू करेंगे एक और क्लास, कि पहले कंटिन्यू कर लें. पहले टेस्ट ले लेते ना, एक गैप हो जाएगा आपको तो अच्छा रहेगा, हैवी नहीं पड़ता है फिर. तो एक टेस्ट ले लेते हैं. मैं तब तक जून बैच की क्लास ले लेता हूँ. अपने को क्या क्लास लेना ही है, इधर लेना या उधर लेना. ठीक है, तो एक ब्रेक देता हूँ आपको और 10 मिनट का ब्रेक है समझो. उसके बाद आपकी फिर टेस्ट है, टेस्ट के बाद फिर से क्लास रहेगी. ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे. चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में. और कल भी क्लास है अपनी, ध्यान रखना. कल 8 बजे से है, 8 से पौने 11, पौने 11 तक, यानी 10:45 तक. ठीक है, तो उसके बाद टेस्ट है 11 बजे से. तो लेकिन ऐसा कर सकते हैं अपन कि बीच में गैप दे देंगे, क्योंकि इतना लंबा थोड़ी पढ़ाएंगे अपन, एकदम 2.25 घंटे. तो उतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, बीच में गैप दूंगा एक 15-20 मिनट का.
हाँ, आधे घंटे का क्या करेंगे लेकिन 20 मिनट बहुत है। हाँ, 15 मिनट भी बहुत है। ठीक है, देखते हैं, कल का कल देखते हैं। तो अभी पहले फिर से मिलते हैं, एक और क्लास है इसके बाद, तो उसमें फिर आगे की चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं अभी। थैंक यू।